तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी कोलकाता से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक इलाके की है। बात लास्ट फ्राइडे की है। फ्राइडे का दिन था, शाम का वक्त था। पंकज और शांता, ये दो हस्बैंड और वाइफ रहा करते थे एक घर में। कोलकाता से दूर हुबली डिस्ट्रिक्ट एक उसके कौन नगर इलाका है, वहाँ का ये मामला है। तो कौन नगर में पंकज और शांता रहा करते थे। शांता जो थी वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और पंकज एक शॉप पे काम करता था कोलकाता में। कोलकाता 17 किलोमीटर दूर की बात है ये जो मैं आपको कहानी सुनाने आ रहा हूँ। तो उस वक्त दोनों अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, शांता और पंकज दोनों। घर में सिर्फ उनका एक 8 साल का बच्चा था जो 4th क्लास में पढ़ता था। शाम का वक्त था। उनके पड़ोस में एक कज़न रहा करता था। हमेशा वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था, वो थोड़ा सीनियर था। और जब वो ट्यूशन पढ़ के आता था तो फिर अपने उस कज़न, उस बच्चे जिसका नाम श्रेयांशु है, उसके साथ थोड़ा खेलने चले जाता था। तो फ्राइडे की शाम भी वो घर आया और श्रेयांशु के साथ वो खेलने के लिए उसके घर में दाखिल हुआ। उसे पता है कि उसके मम्मी पापा दोनों 6 बजे से पहले घर पर लौटते नहीं है। अब लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है तो उस बच्चे की चीखें निकल जाती हैं। वो बदहवास घर से बाहर भागा और जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो वो घर में दाखिल हुए। अब जब आस पड़ोस के लोग घर में दाखिल हुए तो उनकी भी चीखें निकल गईं। घर के अंदर 8 साल के श्रेयांशु की लाश पड़ी हुई थी और चारों तरफ जो था वो खून फैला हुआ था। श्रेयांशु का देखकर लगता था कि जिसने मारा है बहुत बुरी तरीके से मारा था। और फिर फौरन मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस की एक टीम आई, माँ बाप को घर पर कॉल किया गया। माँ बाप भी इधर बदहवास घर पहुंचते हैं। अब उस बच्चे के जिस्म पर अलग अलग चोट के निशान, चाकू के निशान, और एक गणेश की मूर्ति थी, उस मूर्ति के ऊपर भी खून के निशान थे और मूर्ति भी वहीं पड़ी हुई थी। इसका मतलब उस मूर्ति से भी मारा गया था। कमरे पे टेबल था, टेबल पे जो कोना था वो भी खून पे सना हुआ था। इसका मतलब उसका सर था वो भी टेबल से मारा गया। किचन में इस्तेमाल होने वाला एक चाकू भी वहाँ पड़ा हुआ था और चाकू पर भी उसका खून। इससे अंदाजा लगा सकता है कि चाकू से ही मारा गया था। इसका मतलब ये था कि सर पर और फिर अलग अलग चीज़ों से, चाकू से बाहर, मतलब जो भी था वो यकीन कर लेना चाहता था कातिल कि बच्चा मर जाए। गौर से देखा जाए तो उस बच्चे के हाथ की, दोनों हाथ की नसें कटी गई थी, चाकू से काटी गई थी दोनों हाथ की नसें, ताकि इतना खून बहाया जाए कि बचने की कोई गुंजाइश न हो बच्चे की। खैर अब पुलिस आती है, माँ बाप का रो रो के बुरा हाल, पूरा इलाका सन है। एक ही बेटा होता है, शादी 10 साल पहले हुई थी इन दोनों की। 2 साल के बाद शादी के श्रेयांशु पैदा होता है और अब 8 साल की उम्र हो चुकी थी श्रेयांशु की। अब पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके रूटीन को चेक करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता पुलिस को। इधर बच्चे के इस तरीके से कत्ल होने से आस पड़ोस के लोग तो सख्त नाराज, पुलिस के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे थे, कातिल को ढूंढो। और माँ बाप का तो वैसे ही रो रो का बुरा हाल था, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था और उसको भी इस तरीके से घर में घुस के मारा गया, जो खुद में एक दर्दनाक है। अब पुलिस की एक जो कमिश्नर थे, उन्होंने एक सीनियर टीम बनाई, फोरेंसिक टीम। वो मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंचा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। पुलिस तफ्तीश करती रहती है। इसी तफ्तीश के दौरान अब पुलिस को लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि परिवार के किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। 8 साल का बच्चा है, 4th क्लास में पढ़ता है, कौन मार सकता है इसे। फिर ये हुआ कि शायद स्कूल में कुछ झगड़ा हुआ हो, तो माँ बाप से पूछताछ की गई, तो माँ बाप ने बताया कि पिछले हफ्ते स्कूल में एक सीनियर लड़के से इसका झगड़ा हुआ था, श्रेयांशु का। और उन दोनों के बीच झगड़ा इतना हुआ और इसके ऊपर श्रेयांशु के माँ बाप ने उस बच्चे के माँ बाप से कंप्लेंट भी की। अब उस बच्चे और उसके पेरेंट्स से भी बातचीत की पुलिस ने, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि बच्चा जो है इस कत्ल में कहीं से कहीं तक शामिल हो, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था उस दिन उस बच्चे का लोकेशन कहीं और का था। अब पुलिस ने फिर से जीरो इन किया उसी घर से और कहा कि तफ्तीश यहीं से करते हैं, क्लू मिलेगा तो यहीं मिलेगा। अब पुलिस ने बड़ी बारीकी से घर की छानबीन करना शुरू कर दी। जो सबसे पहले चीज़ देखी पुलिस ने वो ये देखी कि घर के अंदर कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं थी। मतलब कोई खिड़की दरवाजा तोड़ कर कोई अंदर नहीं घुसा, ऐसा कुछ नहीं था। जो फ्रेंडली एंट्री होती है सिर्फ ऐसे ही आया था। अब फ्रेंडली एंट्री का मतलब जो होता है कि दो सूरत होती है। एक घर में बच्चा है, दरवाजा अंदर से बंद है, तो कोई भी घुस गया तो तोड़ के घुसेगा, या फिर खिड़की, जाली या फिर सरिया ऐसी चीज़ तोड़ कर। लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। दूसरी चीज़ पुलिस ने देखी कि बच्चे की लाश घर के अंदर तो पड़ी है और घर में कोई है नहीं।
लेकिन घर का हर सामान अपनी जगह फिक्स है। कोई भी चीज़, मतलब एक भी चीज़ इधर से उधर टच से मस नहीं हुई। घर में कैश और कुछ गहने थे, वो भी अपनी जगह पे पड़े हुए थे। तो मामला अगर लूटपाट का होता तो मौका अच्छा था, कातिल घर पर हाथ साफ करके जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तीसरी जो सबसे अनोखी चीज़ थी जिससे पुलिस के कान खड़े गए, वो ये थी कि इस घर में एक पालतू कुत्ता था, और वो कुत्ता हमेशा उसी घर में रहा करता था। उस रोज़ भी था जिस रोज़ कत्ल हुआ था। तो पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि क्या जब ये इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट जो हुआ करीब 2 से 4 के दरमियान, 4 सवा 4 के बीच में कज़न आ गया था उसका। तो उसी ने फिर सबसे पहले इस लाश को देखा था, शियांशु के। तो 2 से 4 बजे के बीच में जब वो स्कूल से बच्चा आ गया था, तो वो वक्त था जब पूछा गया कि किसी ने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनी। तो तमाम लोगों ने कहा कि नहीं। आसपास में जो घर थे बिल्कुल सटे हुए, उन लोगों ने कहा कि कुत्ते ने नहीं भौंका। और अगर कुत्ता भौंकता है तो पड़ोसी ने बताया कि अलग तरीके से भौंकता है कुत्ता, कोई अनजान है तो भौंकता है या फिर आवाज़ देता है कि पंकज या उसकी वाइफ शांता के देखो क्यों भौंक रहा है, मतलब कुत्ता अजीब तरीके से भौंकता था। लेकिन फ्राइडे की दोपहर 2 से 4 के बीच में उन्होंने कुत्ते को भौंकते सुना ही नहीं पड़ोसियों ने। तो कुत्ता भौंका ही नहीं, कोई घर में कोई फोर्सफुल एंट्री भी नहीं हुई, और इसके अलावा घर में कोई लूटपाट भी नहीं हुई। लेकिन कातिल कौन? कातिल अब भी एक छलावा बना हुआ था, एक तरीके से कोई भूत हो जैसे। अब पुलिस के लिए बड़ी अजीब चीज़ें तीन थी। पहली, घर के अंदर कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं थी। दूसरी, घर में कोई लूटपाट नहीं हुई, सारी कीमती चीज़ें अपनी जगह पर रखी हुई। और तीसरा, कुत्ता भौंकता नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि वो ये कि कातिल जो भी है वो इस घर का जानकार है, यानी कि वो अक्सर इस घर में आया करता होगा, या फिर इसीलिए उसने इस घर की एंट्री एग्जिट ये सब कुछ मालूम था। और इसीलिए ख़ास तौर पर उस कुत्ते ने उसे देखकर भौंका नहीं, क्योंकि अनजान शख्स होता है तो कुत्ता ज़रूर भौंकता, वो घर में आता जाता रहता होगा, इसलिए कुत्ता भौंका नहीं। अब इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। माँ बाप से बातचीत हुई, पूछताछ हुई, तो कोई सुराग मिला नहीं माँ बाप से पूछताछ के बाद पुलिस को। इस दौरान में पुलिस वालों ने आस पड़ोस के तमाम लोगों के फ़ोन नंबर लिए, पेरेंट्स से भी नंबर लिए, कि शायद इनके मोबाइल के जरिए कुछ ऐसे नंबर पता चले जिससे इनकी किसी से दुश्मनी हो, कोई कातिल हो, तो उनके नंबर को भी ट्रेस करें। तो पंकज और शांता के भी नंबर लिए गए, पड़ोसियों के भी नंबर लिए, लेकिन पुलिस को फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। फ्राइडे की बात थी, पिछला फ्राइडे गया है। अब दिन बीतता जा रहा है, लोग गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 8 साल का एक मासूम कत्ल क्यों, और इतनी बेदर्दी से ही क्यों? इसके ऊपर जवाब हर कोई जानना चाहता था। उधर माँ बाप का रो रो का बहुत बुरा हाल था, परेशान थे। अब पुलिस के ऊपर भी प्रेशर होता है। अब पुलिस एक चीज़ पर तो तय थी कि कातिल जो भी है वो इस घर का जानकार है, लेकिन है कौन? इस दौरान में घर के आसपास तमाम सीसीटीवी कैमरे जो थे वो पुलिस ने खंगालने शुरू किए, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी चीज़ या लीड नहीं मिली। लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा कि चलो घर के आसपास नहीं तो घर से थोड़ी दूरी पर देखो, क्योंकि वो इलाका है, अगर कोई अनजान शख्स आता जाता है या टाइमिंग मैच करे 2 से 4, तो फिर पुलिस को कुछ क्लू मिले। इन तमाम कोशिशों में लगी हुई थी पुलिस, तभी अचानक इस गांव के एक एक्स प्रधान, मतलब जो पूर्व प्रधान थे इस गांव के, वो पुलिस को कॉल करते हैं। और उसने कहा कि साहब मेरे घर के पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगा हुआ है, और वो पूरे सड़क को कवर करता है, और जो भी शख्स इस कॉलोनी में दाखिल होता है या इस कॉलोनी से बाहर जाता है तो सारे लोग इसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब पुलिस ने कहा कि भाई वो सारी फुटेज हमें दे दो। पलदान ने पुलिस को दे भी दिया। अब पुलिस ने उसे देखना शुरू किया, लेकिन पुलिस को अभी कोई क्लू नहीं मिला था। लेकिन टाइमिंग वाली जो बात थी, 2 से 4 की टाइमिंग, वो फिर पुलिस को ध्यान आई। उन्होंने कहा कि देखो कि 2 से पहले इस इलाके में कौन आया और 4 के आसपास इस इलाके से कौन निकला है। तो जितने लोग कैमरे में कैद होते गए तो उन सबको देखना एक एक करके शुरू किया गया। गांव के प्रधान को बिठाया, पूछा कि आप इन्हें जानते हो, इन्हें नहीं जानते हो। प्रधान ने भी बताना शुरू किया, मैं इसे जानता हूँ, इसे नहीं जानता हूँ। यहाँ तक की बात हो गई। अब इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में जब गहराई से देखा गया तो अचानक एक जगह पर इस कैमरे में, जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, एक महिला जाती हुई दिखाई देती है। वो फुटेज है, मैं आपको हो सकता है शायद दिखाऊं। तो अब ये महिला थोड़ी तेज कदमों से चल रही है, एक हाथ में इसके बैग है, लेकिन चेहरे पे इसने मास्क पहन रखा है। अब मास्क आजकल कोरोना का इतना कहर है नहीं, और हम लोग इतना डरे भी नहीं, तो मास्क का बहुत कम चलन में है। अब तो कोई मास्क लगा भी जाता है तो फिर ये लगता है कि यार कितना एहतियात करेगा, मतलब कितना एहतियात बरत रहा है। हालांकि अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी अब चलन में नहीं है। अब वहाँ जितने लोग गुजर रहे हैं सब यूं ही है, बेपर्दा, चेहरे पे कुछ नहीं है, लेकिन वो महिला जो जा रही है वो मास्क लगा कर जा रही है। जब दूसरी चीज़ पुलिस ने गौर किया, रिमाइंड और ये सब करके, तो पता चला कि इसके आने का टाइम कॉलोनी में वो 2 के आसपास का ही है, और जाने का टाइम
4 से सवा 4 के बीच का इस महिला का। इसका मतलब ये करीब 2 घंटे आसपास यहाँ पर रही थी इस इलाके में। अब जब ये कुछ सब कुछ हुआ, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ है, औरत का चेहरा ढका हुआ है, पहचान शनाख्त तो वो हो नहीं पाई उसकी। तो अब पुलिस वालों ने बुलाया पंकज और शांता को, इन पत्नी पत्नी को, और बोला कि एक महिला है जो सस्पेक्ट लग रही है हमें, तुम इसे पहचानते हो? शांता ने देखा तो मना कर दिया कि शांता को चेहरा दिख नहीं रहा था। पुलिस ने उसको थोड़ा जूम वूम करके दिखाया, लेकिन जो पंकज था वो उसे अचानक पहचान जाता है। और पंकज ने कहा कि हाँ मैं इस लेडीज़ को जानता हूँ, और इस लेडीज़ का नाम ये मेरी वाइफ की सहेली, इसका नाम इफ़त परवीन है। और ये जो है वहीं उसके घर से करीब 17 किलोमीटर दूर एक और जगह है, वहाँ रहती है। मतलब ये इफ़त परवीन है, वो 17 किलोमीटर दूर रहती थी इन लोगों के घर से। तो अब पुलिस ने कहा कि जब आप इसको पहचानते हो तो आपकी वाइफ क्यों नहीं पहचान पाई? तो उसने कहा कि चेहरे पे मास्क हो सकता है वो ना पहचान पाई हो, लेकिन मैंने इसे पहचान लिया, इफ़त परवीन है। तो बाटगंज एक जगह है जो पंकज शांता के घर से करीब 17 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने कहा कि कन्फर्म है? तो उसने कहा कि हाँ। अब पुलिस ने कहा अगर आपकी सहेली है तो आपके पास का नंबर भी होगा। तो पुलिस ने उसका नंबर लिया, इफ़त परवीन का। लेकिन जब नंबर लिया तो फिर पेरेंट्स को पड़ोसियों का नंबर पहले से लिया हुआ था। इफ़त की सीडीआई निकाली गई, तो बड़ी अजीब चीज़ पता चली। पता ये चलता है कि दोपहर करीब 1 बजे से, मतलब उस दिन फ्राइडे में रिफ़त का मोबाइल ऑन था 1 बजे तक, लेकिन 1 के बाद उसका मोबाइल बंद हो जाता है इफ़त का। और इसके बाद फिर जो मोबाइल ऑन होता है इफ़त का, वो 8 बजे होता है रात के। मतलब करीब 7 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ होता है। अब इस दौरान में 2 से 4 के दरमियान इफ़त बाटगंज से छोड़कर इस इलाके में दिखी जहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ रहते थे। तो आमतौर पर आदमी कभी दूर जाता है 25-27 किलोमीटर दूर, मतलब लगभग ठीक ठाक दूरी होती है, तो मोबाइल लेकर चलता है। लेकिन वो मोबाइल लेकर नहीं आए, और मोबाइल निकलने से घर से पहले स्विच ऑफ, और घर पहुंचने के बाद फिर से स्विच ऑन किया उसने। ये बात पुलिस को खटकी। अब पुलिस ने इफ़त के जब मोबाइल को खंगाला तो देखा कि उसके जो मोबाइल है उसमें शांता की बड़ी लंबी लंबी बातें होती थी, यानी कि पंकज की वाइफ से बड़ी लंबी लंबी बातें होती थी। अभी तक पुलिस की नज़र में पंकज सस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ की सहेली है इफ़त, इसलिए। और उसने पहचान भी लिया है, पुलिस को लगा शायद ये बाद में खुलासा ना हो, तो इसलिए। लेकिन जब पंकज की कॉल डिटेल को खंगाला गया तो देखा कि उसका हाल में कभी उसने कॉल किया ही नहीं किसी को, कई महीनों में, मतलब पिछले कई महीनों में। कुछ उसका पिछला कई रिकॉर्ड निकाले गया, उसमें भी कोई बातचीत नहीं, कोई एसएमएस नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब शांता की कॉल डिटेल निकाले गए तो शांता कई बार कॉल करे, वो भी रात 12 बजे तक, 2-2 बजे तक, घंटों बातें होती थी फतेह और इसकी शांता की। अब जब पता चला तो पुलिस ने चुपचाप पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी। तो पता चला कि अक्सर इफ़त जो थी वो यहाँ इनके घर आया करती थी शांता के, और ख़ास तौर पर जब बच्चा स्कूल होता था तो ये दोनों घर में अकेले होते थे और घंटों रहते थे। फिर ये भी पता चलता है कि कई बार शांता इफ़त के घर जाते थे बाटगंज, और वहाँ भी रहते थे। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि चलो कॉल डिटेल के अलावा ज़रा इनके मैसेज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब मैसेज के खंगालते हैं। अब उन्होंने व्हाट्सअप मैसेज और चीज़ सब कार्य खंगालने शुरू करे। जब खंगाले पुलिस ने तो पुलिस भौचक्के रह गई। शांता और इफ़त के ऐसे ऐसे मैसेज थे, ऐसी ऐसी तस्वीरें थी जो एक आम तौर पर नॉर्मल तस्वीरें नहीं होती। अब जब ये सारी चीज़ें आ गई तब भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन सवाल ये था कि इसके 8 साल के बेटे के कत्ल से क्या मामला। अब पुलिस यहीं उछल जाती है। अब पुलिस इन दोनों के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करती है। जब सबूत इकट्ठे हो जाते हैं तो बाटगंज से एक दिन इफ़त को उठा लिया गया पुलिस के द्वारा। इफ़त को उठाने के बाद उससे फिर लंबे पूछताछ की गई। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने सारी कहानी का खुलासा किया। तो एक पुलिस की टीम शुभांशु के घर पहुंची, और अब शांता को भी पुलिस ने उठा लिया। इन दोनों को उठाने के बाद पुलिस ने एक बयान दिया, और उसने कहा कि 8 साल के मासूम श्यांशु के कत्ल की जो गुत्थी है वो सुलझ गई है, और कातिल कोई और नहीं बल्कि जो श्यांशु की अपनी माँ और उसकी जो एक मौसी है, ये दोनों है। क्योंकि वो दोनों इफ़त, मतलब वो दोनों एक दूसरे से बहन बोलते थे। शांता और इफ़त दोनों सहेलियाँ थीं। 2 सहेलियों के मतलब आपस में मिलके एक 8 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया। कुछ दिन पहले, फ्राइडे से 1 या 2 दिन पहले,
शांता और इफ़त दोनों घर में थे। पहले बच्चे के सर को दीवार पे मारा, फिर टेबल पे मारा, फिर गणेश की मूर्ति थी वो वजनी उसकी सर पे मारा। सब कुछ हो गया, लगा कि वो बेहोश हो गया, खून गिर रहा है तो शायद मर चुका है, लेकिन दोनों को अब भी यकीन करना था कि मर चुका है नहीं मर चुका शियांशु। फिर शांता किचन से नाइफ मतलब छुरी लेकर आई और अपने ही बेटे की नसें काटी उन्हें दोनों हाथों की, और फिर वहीं पर बैठे रहे देखते रहे कि वो मर गया है या जब जब ऐसा हुआ तो खामोशी से वो दोनों वहाँ से निकल लिए। इफ़त इसलिए कैमरे में रिकॉर्ड हुई क्योंकि वो जिस रूट से उसे घर जाना था वो मेन सड़क थी जहाँ से उसे आगे चलकर बस पकड़नी थी। और लेकिन ये माँ थी उसकी, वो उसकी कैमरे में इसलिए कैद नहीं हो पाई क्योंकि उसे दूसरी तरफ से जाना था जिधर कैमरा नहीं था और उसका करीब में ही था। और कई बार वो अक्सर लंच के लिए दौरान घर पर ही आया करती थी उसकी माँ। बच्चा जब छोटा था, अब तो 4th क्लास में था, तो डेली उसको लेने आती थी। अब कभी कभार आती थी, मतलब बच्चा बड़ा हो गया था तो इसीलिए लोगों ने देखा ही नहीं। और वो उस रूट पर थी जिस रूट से उसे फिर हाईवे की बस पकड़नी थी उसे इफ़त को। अब जब सारी चीज़ें हो गई, मोबाइल की बात है, ये वो अगलम डगलम सब कुछ हो गया, तो फिर पंकज से पूछताछ शुरू होती है। पंकज ने पुलिस को बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं अंधेरे में था। मतलब मुझे भी इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत डाउट था, लेकिन फिर बाद में वो यकीन में बदल गया। लेकिन घर ठीक ठाक चले, छोटा बच्चा था, तो मैंने समझौता कर लिया इन चीज़ों से और मैं खामोश हो गया। फिर मैं बीच में नहीं आया। लेकिन ऐसा होगा, इस खामोशी का अंजाम ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने बेटे की जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब एक बेटे का कत्ल, कातिल के तौर पे माँ और उसकी सहेली। जब इलाके के लोगों को पता चला इस चीज़ के बारे में तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं था इस कहानी पर। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि कोई रिश्ता बचा नहीं जिसके साथ जुर्म ना हुआ, कोई रिश्ता बचाना है जो दागदार ना हुआ। अब ये बताइए कत्ल की क्या वजह थी? सिर्फ यही चीज़ और कुछ नहीं। तो ये थी आज की कहानी, एक 8 साल के बच्चे की मौत की ऐसी कहानी कि जिसके बारे में सुन के लोगों की रूह काँप जाए। उसका कत्ल करने वाला कोई नहीं, उसकी खुद की माँ और खुद की मौसी थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल लाइक करें, वीडियो सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब मिलते हैं कल किसी नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।